हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं लुसेंट की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की। देखो, लुसेंट की बुक बहुत ही इफेक्टिव है यार। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम लेते हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टेट पीसीएस वगैरह लेवल के लिए अच्छी किताब है, हाँ, बट एटलीस्ट आपका बेसिक्स क्लियर कर देती है। तो अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट एज अ बेसिक बुक आप इसको रख सकते हो, कि जहाँ पे फैक्ट्स बहुत दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो आप एज अ फैक्ट अगर आपको भूल जाते हो बार बार, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो स्टेट पीसीएस के लिए। लेकिन अगर आप कोई और एग्ज़ाम लेते हो, है ना, कोई भी एग्ज़ाम, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, चाहे आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी क्लर्क ग्रेड का हो, क्लरिकल ग्रेड वगैरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जो ऐसे इक्वेलेंट कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, तो वहाँ के लिए किताब बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत ही सफिशिएंट मानी जाती है। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में जो होता है ना, वनडे एग्ज़ाम्स में, इनमें डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम हुआ जैसे, है ना, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं, और फैक्ट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रखा है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से अपना चैप्टर। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। आपको सारा जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहीं पे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब हमने इससे पहले इवन साइंस का भी केमिस्ट्री वगैरह कर रखा है। हम और भी सारी सीरीज ले आएंगे, आप सारे चैनल यहीं से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के आने से ही मॉडर्न हिस्ट्री हम कंसिडर करते हैं स्टार्ट हुई है। सबसे पहले पोर्तुगीज इंडिया आए थे, है ना, 1498 में। पहले हम देख लेते हैं इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ थे, फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। है पोर्तुगीज 1498 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। ठीक, कोचीन में इनका हेडक्वार्टर था पहले, 1510 से लेकर 30 तक। फिर गोवा में हुआ 1530 से लेकर 1961 तक। ये अंग्रेजों के जाने के बाद भी इंडिया में थे ये गोवा वाले। हमारी आर्मी ने फिर इनको हटाया था यहाँ से। ठीक है, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में। सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर था, अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें तो सूरत में था 1608 से 87 तक। फिर बॉम्बे में इन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया 1687 से। ठीक है, ईस्ट कोस्ट की बात करें ब्रिटिशर्स का, तो ईस्ट कोस्ट में ये कोरोमंडल में इनका था। कोरोमंडल कोस्ट पे मछलीपट्टनम इनका मेन हेडक्वार्टर था 1611 से लेकर 1641 तक। बाद में मद्रास, जो कि आज का चेन्नई है, 1641 ऑनवर्ड बन गया इनका मेन हेडक्वार्टर। ठीक है, अब बंगाल पहले तो मद्रास के अंडर हुआ करता था। ठीक है, 1700 तक, जब से अंग्रेज आए थे तब से लेकर 1700 तक मद्रास के अंडर था बंगाल। लेकिन बाद में कलकत्ता ही मेन, आप जानते हो, कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका था कलकत्ता। कलकत्ता 1700 ऑनवर्ड मेन बन जाता है। ठीक है, हेडक्वार्टर। उसके बाद कौन सी कंपनी इंडिया में आई? डच आए, है ना। तो डच के ये देखो, ये सारे नोट्स आपके पास है ही है, बुक है ना, बस यहाँ पे एज अ रेफरल आप देख लो फटाफट कि क्या है वो जान लो। तो डच आए हैं इंडिया में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बनी, स्टैब्लिश हुई 1602 में। जरा मैं सेट कर लूँ, सेट नहीं हो पा रहा, सॉरी। हाँ, तो 1602 में डच आए। ईस्ट कोस्ट पे वो लोग आए। सबसे पहले ईस्ट कोस्ट क्यों ज़्यादातर लोग कब्जा कर रहे थे? क्योंकि देखो, ईस्ट कोस्ट में ना आपका कंपटीशन कम था, है ना। वेस्ट कोस्ट पे काफ़ी कंपटीशन था, क्योंकि पहले से पुर्तगाली वहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए थे, है ना। तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था, इस चलते लोग ईस्ट कोस्ट की तरफ आ रहे थे। और ईस्ट कोस्ट की तरफ से चाइना की तरफ भी आप ट्रेड अच्छा कर सकते हैं। चाइना बहुत बड़ा माना जाता था तब भी, तो चाइना से भी ट्रेड हो सकता था, प्लस इंडोनेशिया वगैरह के साथ भी ट्रेड अच्छे से हो सकता था। इस चलते नए जो आ रही थी कंपनियां, वो ईस्ट कोस्ट को प्रेफर कर रही थी। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट में कोरोमंडल का कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट, तो वहाँ पे पुलिकट इनका सेंटर बनता है डच वालों का 1690 तक। ठीक, फिर बाद में 1690 के बाद से उन्होंने नागपट्टनम को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। और बंगाल में इनका हेडक्वार्टर कौन था? हुगली था। डेनिश भी आई इंडिया में, डेनिश कंपनी भी इंडिया में आती है। 1660 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और श्रीरामपुर बंगाल की एक जगह है हुगली में ही, श्रीरामपुर, वहाँ 1676 से लेकर 1845 तक इनका कब्जा रहा। ठीक है, तो कलकत्ता का ही हिस्सा है, नदी के पार हुगली है, वहीं पे श्रीरामपुर है। ठीक है, तो वहाँ पे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। ऐसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1664 में।
सबसे पहले ये सूरत में इनका मेन हेडक्वार्टर था 1668 से 73 में तक, लेकिन फिर 1673 से लेकर 1954 तक पौंडीचेरी इनका हेडक्वार्टर रहा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको इनके स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट, और कौन सा इनका हेडक्वार्टर था वो पूछ सकता है। ज़्यादातर पूछते हैं डच का पूछते हैं, डेनिश का पूछते हैं, फ्रेंच का पूछते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का तो सबको याद रहता है ना, हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है हमने। पुर्तगालियों का भी बड़ा सिंपल सा था, तो आपको इन तीनों का ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप याद रखना इसका। ठीक, डेनिश कंपनी तो इंडिया छोड़ के ही चली गई, क्यों? क्योंकि डेनिश जो लोग थे उनको ब्रिटिशर्स ने हराया, और ये कहाँ थे, हुगली में ही थे, बंगाल में ही थे, कलकत्ता के पास थे, तो ब्रिटिशर्स को बहुत खतरा था इनसे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको हरा वरा के लड़ाई करके फोर्स किया कि 1845 तक इनको भगा दिया यहाँ से, कि तुम यहाँ से जाओ, सारा बेच बाच के अपना जाओ, जो भी तुम्हारा है तुम हमें दे दो, हम खरीद लेते हैं, तुम यहाँ से जाओ इंडिया से। 1845 तक, मतलब काफी लंबा समय ये लोग रह गए यार, है ना, 1676 से लेके 1845 तक। ऐसा हम सोचते नहीं है, लेकिन हाँ बहुत लंबा रह गए यार। कितने साल रह गए, लगभग 150 साल रह गए डेनिश वाले लोग भी इंडिया में। इवन डेनिश सेटलमेंट कॉलोनी भी है वहाँ पे श्रीरामपुर में, आप ब्लॉग देखना वीडियो का, आपको दिख जाएगा, वीडियो पे यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा श्रीरामपुर के बारे में, डेनिश कॉलोनीज के बारे में। ठीक है, फिर पोर्तुगीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे पोर्तुगीज के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पोर्तुगीज ही आए थे इंडिया। तो कौन आया था सबसे पहले इंडिया? वास्को ड गामा आया था। कौन से रूट से आया था? केप रूट से आया था। केप रूट कौन सा है, डिटेल में देखते चलो यार, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आया सर। ये देखो, ये हम मैप खोल रहे हैं और ये अपना प्यारा भारत। ये देखो क्या है, पहले अभी भी जो रूट फॉलो किया जाता है वो है आपका कौन सा, ये वाला, गल्फ ऑफ अदन होते हुए मेडिटेरेनियन होते हुए यूरोप जाते हैं हम, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो अरब का इलाका था, इन लोगों ने क्या कर रखा था, ईस्ट के साथ जो ट्रेड था उस पर मोनोपोली थी इनकी, है ना। ये नहीं चाहते थे कि जो ये यूरोप में कुछ भी माल जाता है ईस्ट से, वो बिना अरब्स के थ्रू हुए हुए जाए, क्योंकि ये लोग इसी के थ्रू पैसा कमाते थे, ट्रेड रूट के थ्रू, है ना। यहाँ से जो भी माल जाएगा यहाँ, तो वो किसके थ्रू जाता था, या तो ये वाले रूट के थ्रू जाता था, है ना, रेड सी के थ्रू, या फिर लैंड रूट से आता था। लैंड रूट जाता था तो उनका तो पूरा कब्जा था लैंड रूट पे, तो टैक्स से पैसा कमाते थे, लूट लूट के भी कमाते थे कई बार। लेकिन अब अंग्रेजों ने सोचा यार इस चक्कर में ना हमें पैसा महंगा पड़ता है, तो उन्होंने सोचा कि हम क्या रूट लें, ये वाला रूट भी अवॉइड करें। तो उन्होंने कौन सा रूट निकाला, वास्को ड गामा वगैरह ना, ये देखो यहाँ से, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, यहाँ से होते हुए, इसीलिए केप टाउन भी यहाँ है, देख रहे हो, यहाँ से होते हुए केप ऑफ गुड होप, ये इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, लास्ट जो है अफ्रीका का, वहां से होते हुए ये इंडिया है। ठीक है, ये यहाँ है इंडिया। ठीक, कहाँ पहुंचे, कोचीन पहुंचे। कोचीन कहाँ पे आपका, कोची जो है, ये देखो यहाँ पहुंचे। ठीक, तो उस जमाने में कौन था वहां का राजा, हिंदू रूलर था कालीकट का, जिसका नाम था जमोरीन। कहाँ आए थे वो लोग, कोचिन नहीं, कैलिकट पहुंचा था। ठीक है, वास्को ड गामा, कौन सी डेट, 17 मई 1498 को। ठीक है, इससे फिर वहां पे बहुत सारे ट्रेडिंग स्टेशन इन्होंने धीरे धीरे बसाना चालू कर दिए। कालीकट में तो बसाया ही, कोचीन में, कन्नूर में भी बसाया। कोचीन इनकी पहली कैपिटल थी। ठीक, बाद में गोवा बन गई कैपिटल। सबसे पहले जो गवर्नर आया पुर्तगालियों का, वो कौन था, अल्मेडा था। अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 तक रहा। उसी ने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। अब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसने इंट्रोड्यूस की, तो आपको रखना है कौन, अल्मेडा। और अल्मेडा ही पहला गवर्नर भी था पुर्तगालियों का। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक, यही क्वेश्चन बनते हैं आपके मेनली। फिर आता है दूसरा कौन, अल्बरकुक आता है। अल्बरकुक सेकंड पुर्तगाली था। इसने पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म स्टार्ट की 1509 से लेकर 1515 के बीच में ये रहा इंडिया में। और इसने बीजापुर के राजा से गोवा जीता 1510 में। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो भारत में मेन जो स्टैब्लिश किया पुर्तगालियों का रूल, वो अल्बरकुक ही था। ठीक है, अल्बरकुक ने ही अपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि वो इंडियन से शादी करें। ठीक है, और यहीं पे आके बस जाएं। ठीक, फिर तीसरा गवर्नर आता है कौन, तीसरा नहीं मतलब बाद में गवर्नर आता है निनो डी कुन्हा 1529 में।
1538 तक रहा वो, 1538 तक। उसने अपनी कैपिटल को कोचीन से कलकत्ता और कोचीन से गोवा ट्रांसफर कर लिया 1530 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गोवा कब कैपिटल बनी उनकी, 1530 में। किसने बनाई थी? नीनो द कुन्हा ने। ठीक, इसी ने गुजरात का जो राजा था बहादुर शाह, उससे जीता दमन दीव का दीव और बेसिन। ठीक है, उसके बाद एक फेमस सेंट थे, है ना, जेसुआइट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, वो इंडिया आते हैं किसके साथ? मार्टिन अल्फांसो डी सूजा के साथ। तो अब अल्फांसो डी सूजा याद रखो, किसके साथ आया था जेवियर? फ्रांसिस्को जेवियर अल्फांसो डी सूजा के साथ। ठीक है, बाकी 16th सेंचुरी के एंड आते आते इनका भी डिक्लाइन होने लग जाता है पोर्तुगीज पावर का। सबसे पहले ये हुगली में भी इनका कब्जा था। ठीक है, लेकिन इन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा हंगामा करने लग गए, लूटपाट करने लग गए वहां बहुत ज्यादा। ठीक है, अंग्रेजों को परेशान करने लग गए वहां बहुत, इवन डेनिश कंपनी को भी बहुत परेशान करने लग गए। तो डेनिश और ब्रिटिशर्स दोनों ने कंप्लेंट की, है ना, किसको? अंग्रेजों को, सॉरी मुगलों को। मुगल तब काफी पावरफुल थे। और उस जमाने में राजा कौन था? 1631 में शाहजहां। शाहजहां का एक जो नोबल था कासिम खान, फिर उसने एक्शन लिया इनके खिलाफ हुगली में और इनको वहां से भगा दिया। ठीक है, 1631 में इनको हुगली खाली करवा दिया गया पुर्तगालियों से। फिर 1661 में क्या होता है कि जो पुर्तगाल का किंग था उसने जो बॉम्बे का एरिया था वो इंग्लैंड को दे देता है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू को दे देता है। क्यों? क्योंकि चार्ल्स टू की शादी इंग्लैंड के राजा के बहन के साथ हो गई थी। ठीक है, तो एज अ डॉरी उसको दे देता है चार्ल्स टू, ये याद रखना 1661 में। बाद में मराठास ने कैप्चर कर लिया सालसेट और बेसिन 1739 में, और इनके पास खाली क्या रह गया? गोवा, दमन और दीव रह गया, जो इस पे इन्होंने कब्जा रखा टिल 1961 तक। ठीक है, तो ये था पुर्तगालियों की कहानी। अब हम पढ़ते हैं डच की कहानी। डच कंपनी बनी थी कब? 1602 में। एक चार्टर आया था जहाँ डच पार्लियामेंट में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर्स दे दी गई थी कि वो वहाँ जाके वार कर सकते हैं, ट्रीटीज कर सकते हैं, टेरिटरीज भी एक्वायर कर सकते हैं, और चाहे तो फोर्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो डच जब इंडिया आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज डाली कहाँ? मछलीपट्टनम में सबसे पहले 1605 में, फिर पुलिकट में डाली 1610 में, सूरत में 1616 में। ठीक है, इस तरीके से बिमली पाटम, कराईकल, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालनसोर, नागपट्टनम और कोचीन में इन्होंने फैक्ट्री डाली। तो आपको कौन से याद रखना है? मेनली आपको कि पहली फैक्ट्री कौन सी थी? मछलीपट्टनम में थी डच की। ठीक है, 1605 की, और पटना में भी थी इनकी, जो कि 1658 में इन्होंने डाली थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इतने जबरदस्त इनकी पॉलिसीज थी कि इन्होंने पुर्तगालियों को अपने हटा दिया था एज अ पावर, डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड। मतलब हटा दिया था किसमें? मतलब लड़ाई करके नहीं, ट्रेड में, है ना, उनसे बेटर ट्रेड कर रहे थे ये इंडिया में। इनका मेन सेंटर कौन था? पुलिकत था टिल 1690, और उसके बाद फिर नागपट्टनम बन गया था। बट बाद में डच और ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बेदरा 1759 में, तो जहां इनकी डिफीट होती है, और ये फिर अपने आप को, अपने जितने भी एरिया थे ये दे देते हैं ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब आते हैं अपने फेवरेट ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। ठीक, अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होने से पहले ही एक ना, सबसे पहला जो ब्रिटिशर इंडिया आया था वो कब आया था? 1599 में। वो लैंड रूट से चल के आया था। ठीक है, और उसका नाम क्या था? जॉन मिल्डन हॉल। वो एक मर्चेंट था, मर्चेंट एडवेंचर था, और उसका मेन मकसद था इंडियन मर्चेंट्स के साथ बिजनेस करना। ठीक है, बाद में 1600 में कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक, ये कुछ इतना कुछ खास नहीं है, बस आप इतना जान लो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले 1600 में बनती है। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया आते हैं, जहांगीर के कोर्ट में आते हैं 1609 में, जहांगीर के दरबार में 1609 में आते हैं, और परमिशन मांगते हैं कि हम सूरत में एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। ठीक है, बाद में जहांगीर ने फरमान जारी किया कि इनको सूरत में फैक्ट्री बनाने दी जाए 1613 में। ठीक, फिर बाद में एक और अंग्रेज आता है, थॉमस रो, जो कि जेम्स वन का एम्बेसडर था, वो भी जहांगीर के दरबार में आता है 1615 में। ये क्या किस लिए आता है? वो परमिशन मांगने आता है कि हम बहुत सारी फैक्ट्रियां खोलने चाहते हैं पूरे के पूरे इंडिया में। ठीक है, पूरे एम्पायर में, मुगल एम्पायर में।
फिर अब आपने अभी पढ़ा है ना, पुर्तगालियों ने लीज पे दे दिया था, पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे दे दिया था चार्ल्स टू को, ठीक है। फिर बॉम्बे का जो इलाका था चार्ल्स टू से ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है लीज पे, ठीक है। और यहाँ का पहला गवर्नर कौन बनता है? जेराल्ड ऑनसियर बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, पहला गवर्नर कौन था? जेराल्ड ऑनसियर, 1669 टू 77। फिर देखो, बंगाल में एक जगह थी सूतानती करके, ठीक, वहां पे फैक्ट्री डालते हैं 1690 में जॉब चारनॉक, ठीक। और उसके बाद फिर 8 साल बाद 3 गांव हैं सूतानती के आसपास ही, सूतानती को मिला करके सूतानती, कलिकता, गोविंदपुर, इन तीनों गांव की जमींदारी ब्रिटिशर्स ले लेते हैं। वहाँ के लोकल जो राजा था, जो गवर्नर था, उससे जमींदारी ले लेते हैं एक सर्टेन अमाउंट दे करके, है ना, कि हम इतना अमाउंट दे दिया करेंगे, उसके बदले में आप यहाँ की जमींदारी हमें दे दो आप। तो उनको दे दी गई 1698 में सूतानती, कलिकता और गोविंदपुर को, है ना। बाद में यही 3 जो विलेजेस हैं डेवलप होकर के बन जाते हैं कलकत्ता, ठीक। और जो सूतानती में फैक्ट्री थी उसको फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है 1696 में, और उसी का नाम रख दिया जाता है फोर्ट विलियम, ठीक। फिर 1694 आते आते क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास होता है कि नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते कि ब्रिटिशर्स एक ही कंपनी को आप सारा राइट दो कि वहाँ पे इंडिया में जाकर ट्रेड करे और कोई नहीं करे। पहले यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी, वो उसको मोनोपोली दे दी गई थी, ठीक है, कि सिर्फ तुम ही वहाँ पे करोगी और कोई भी ब्रिटिश कंपनी इंडिया में जाकर ट्रेड नहीं कर सकती, ठीक। लेकिन 1694 में इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन आता है और फिर हर इंग्लिशमैन को परमिशन दे दी जाती है कि वो जाकर के ट्रेड कर सकता है ईस्ट में, ठीक है। तो एक नई राइवल कंपनी बन जाती है, पुरानी वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नई राइवल कंपनी बनाई जाती है, उसका नाम था इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट, ठीक। ये 1698 में बनती है भाई। लेकिन बाद में ये वाली कंपनी और जो पुरानी वाली कंपनी, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है 1708 में, बस आप इतना ही जानो, ठीक है। और फिर जो नई मर्ज कंपनी रहती है वो कंटिन्यू करती है अपना एग्जिस्टेंस टिल 1857, जब तक 1857 का नहीं आता है, रिवोल्ट होता है तब तक, ठीक। फ्रेंच भी आ गए थे इंडिया में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिश किसने किया था? कॉलबर्ट ने किया था। और कब हुआ था? 1664 में। इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में किसने बनाई थी? फ्रांकोइस कैरोन ने। कब बनाई थी? 1668 में, ठीक। दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में डाली इन्होंने 1669 में। फ्रेंच जो थे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बने अपने 2 गवर्नर्स के अंडर में। एक का नाम था लेनॉय और दूसरा का नाम था डूमा, ठीक है। ये 2 गवर्नर थे और इनका राज कब से कब तक था? 1720 से लेके 1742 के बीच में। इन दोनों के बीच में इन्होंने काफी पावर गेन कर ली, ठीक है। इन्होंने मालाबार में कब्जा कर लिया, माहे पे, हाँ, कोरोमंडल में यानम अपने अंडर ले लिया, तमिलनाडु में कराईकल अपने अंडर ले लिया। उसके बाद आता है इनका फ्रेंच गवर्नर, एक बहुत ही माना हुआ ड्यूप्ले, ठीक। ड्यूप्ले 1742 में इंडिया आता है और ड्यूप्ले इतना जबरदस्त गवर्नर था कि उसने कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंग्रेजों को हटाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की जो पावर थी, है ना, पावर सबसे ज्यादा पावरफुल थे, उनकी पावर को कम करने लग गया था इंडिया में। और यही कारण था कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की लड़ाई होना चालू हो गई, है ना, जिसको कार्नेटिक वॉर्स बोला जाता है या एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोला जाता है, ठीक। तो एंग्लो कॉन्फ्लिक्ट वॉर या कार्नेटिक वॉर शुरू होती है। तो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर कब हुआ? 1746 से 48 के बीच में। हुआ क्या कि फ्रेंच ने मद्रास पे कब्जा कर लिया, ठीक है। मद्रास का जो उनका अंग्रेजों का फोर्ट था उस पर कब्जा कर लेते हैं फ्रेंच वाले, ठीक है। फिर जो नवाब ऑफ कर्नाटक था वो अंग्रेजों का साथ देता है, वो अपनी सेना भेजता है। तो फ्रांस के साथ लड़ाई होती है उसकी, कहाँ पे? सेंट थोमे करके एक जगह थी, वहां पे जो फ्रेंच जीत जाते हैं, ठीक है। और फिर एक ट्रीटी होती है आयल ला शापेल 1748 की, जिससे ऑस्ट्रियन सक्सेशन जो यूरोप में लड़ाई हो रही थी वो भी खत्म होती है
और यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर भी खत्म होता है। तो आपको मेन क्या याद रखना है, एक तो ईयर याद रखना है, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर कब हुआ था 1746 से 48, और कौन सी ट्रीटी हुई थी, है ना, जिसके चलते ये रुका था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। तो कौन सी फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर में आयला शपेल की ट्रीटी हुई थी 1748 में, ठीक। फिर सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर शुरू हो जाता है 1749 से 1754 के बीच में, एक साल बाद ही सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर शुरू हो जाता है। अब ये लड़ाई इसलिए शुरू हुई थी कि जो हैदराबाद का नवाब था उसकी डेथ हो जाती है, तो नया नवाब कौन बनेगा उसको लेके लड़ाई हो जाती है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, कि मुजफ्फर जंग का साथ दे रहे थे आपके फ्रेंच, है ना, और इसी चलते लड़ाई हो जाती है। ये बहुत डिटेल में है, बट आप इतना ही जानो, यहाँ पे उतना ही काफी है, जितना दिया हुआ मैं उतना ही मेंशन कर रहा हूँ, है ना। अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमारे एक सीरीज है स्पेक्ट्रम की, आप वो भी देखिए, वहाँ आपको बहुत डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ड्यूप्लेस साइड लेता है हैदराबाद का नवाब बनाने के लिए मुजफ्फर जंग का, और कार्नेटिक का या आरकोट का नवाब बनाने के लिए चंदा साहिब का, ठीक। और जबकि इसके उल्टा जो इनके राइवल थे उनका साथ कौन दे रहे थे, ब्रिटिशर्स दे रहे थे, और ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं लड़ाई में जीत भी जाते हैं, ठीक है। फिर ये वाली जो लड़ाई थी ये कब खत्म होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के थ्रू। किसने की थी ट्रीटी, साइन की थी फ्रेंच की तरफ से गोदेहू ने, क्यों, क्योंकि जो गवर्नर था ड्यूप्ले उसको वापस बुला लिया गया था फ्रांस, ठीक है। और 1754 में ये ट्रीटी खत्म होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। फिर थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर शुरू होता है 1758 में। अब जो फ्रेंच गवर्नर था नया, फ्रेंच काउंट लाली, उसने कैप्चर कर लिया सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है। तो जब फोर्ट को कैप्चर कर लिया तो लड़ाई तो होगी ही होगी, है ना। तो फ्रेंच फिर से हारते हैं, और इस बार कौन सी बैटल थी, बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760 की सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई, ठीक। और ये लड़ाई इतनी जबरदस्त हुई कि इसके बाद अंग्रेजों ने फ्रेंच को इंडिया से हटा ही दिया। 1763 की ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर भी खत्म होता है, और फ्रेंच को बिल्कुल ही सरेंडर करने को बोला जाता है कि वो इंडिया में सब कुछ सरेंडर करते हैं, और सिर्फ और सिर्फ उनको पौंडीचेरी दे दिया जाता है इस ट्रीटी के तहत में, ठीक है। तो ये था आपका कमिंग ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, और बाकी हम फर्दर डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स फिर इंडिया में आपका एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो कहीं ना कहीं आपको ना ये चीज़ें लग रहा होगा कि मैं कम बता रहा हूँ या फिर आपको इंफॉर्मेशन कम दे रहा हूँ, मैं आपको उतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जितनी यहाँ पे लुसेंट की बुक में मेंशन है, ताकि आपको जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए सफिशिएंट रहे, ठीक है, फैक्ट्स आपको याद रहे। अगर मैं पूरी कहानी बताने लग जाऊँ यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर क्यों हुआ था, क्या क्या इवेंट्स हुए थे उसमें, तो ये वर्थ नहीं रहेगा स्टेट एग्जाम के लिए, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट आते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था। तो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर में जैसे क्या इंपॉर्टेंट था, सेंट थोमे की बैटल इंपॉर्टेंट थी, नवाब ऑफ कार्नेटिक हार जाता है फ्रेंच से, ठीक है, आयला शपेल की आपकी ट्रीटी होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, बस वही मेंशन है, आप वही याद रखो, ठीक है। लंबी चौड़ी कहानी आपके काम नहीं आएगी अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, कोई क्लरिकल एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का सीजीएल तो नहीं बोलूँगा मैं, सीएचएसएल दे रहे हो, या और भी कोई छोटा एग्जाम दे रहे हो स्टेट लेवल के क्लर्क वगैरह का, तो वहाँ ये मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।